हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, हम बायोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं। बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड को हम कंप्लीट कर चुके थे। थर्ड चैप्टर पर आ चुके हैं। थर्ड चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि चैप्टर थर्ड है और इसका पार्ट 1 है। स्टार्ट करते बिना किसी देरी के कि रिप्रोडक्शन, मैं बोलूंगा ज्यादा, आपको नोट डाउन जिससे आप आसानी से पढ़ सके कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। में पढ़ता जाऊंगा कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस या रिप्रोडक्शन वो प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन वो प्रक्रिया है बाय विच, जिसके द्वारा ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी सजीव, इज एबल टू प्रोड्यूस, एबल माने समर्थ होता है, प्रोड्यूस माने उत्पत्ति करने के लिए, न्यू इंडिविजुअल, नया, अप्रत्यक्ष, इट्स ओन काइंड, अपने जैसा। यानी रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव, सजीव अपने जैसा दूसरा जीव उत्पत्ति करने के लिए योग्य रहता है। अनलाइक अदर लाइफ प्रोसेस, जबकि अन्य लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन इज नॉट एसेंशियल, आवश्यक नहीं होते, टू मेंटेन द लाइफ, बनाए रखने में जीवन को, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म यानी उत्पत्ति होने वाले जीव की, यानी जीव की उत्पत्ति के लिए अन्य न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन ऐसे जो क्रियाएं हैं, ठीक है, लाइफ प्रोसेस की, वो नहीं इन्वॉल्व होती हैं। केवल रिप्रोडक्शन ही अपने जैसे जीव की उत्पत्ति में प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का। बट लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंट, बल्कि ये महत्वपूर्ण होता है अस्तित्व बनाए रखने के लिए, एंड कंटिन्यूटी और निरंतरता रखने के लिए या बनाए रखने के लिए, स्पीसीज माने प्रजातियों को, यानी प्रजातियों को लगातार जीवन में बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही आवश्यक होता है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन, रिप्रोडक्शन में शामिल होता है द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, निर्माण डीएनए कॉपी का, यानी बिल्कुल डीएनए की प्रतिलिपि होता है। डीएनए की प्रतिलिपि, डीएनए की प्रतिलिपि को आप ऐसा समझिए जैसे मैं हूं, मेरे द्वारा पैदा किया जाने वाला प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन है, उसके द्वारा जो मेरा पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी, उसमें मेरे ही गुण जाएंगे। तो ये क्या है? डीएनए कॉपी होगी, मेरी फुटस्टेप। एंड एडिशनल सेलुलर अपार्टस, और कोशिकीय तंत्र भी होता है बाय द सेल इन्वॉल्व, जिसमें कोशिका शामिल होती है इन द प्रोसेस, क्रिया में। तीसरा पॉइंट कह रहा है द प्रोसेस, हम तीसरे पॉइंट पर आ चुके, ध्यान से देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग, या प्रोसेस जो प्रक्रिया है डीएनए को कॉपी करने की, लीड्स टू वेरिएशन, लीड्स में जुड़ जाती है, वेरिएशन माने अलग अलग किस्मों से, यानी थोड़ा बहुत उनमें अंतर तो आएगा। ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। दिस इनबिल्ट, ये निर्माण करता है टेंडेंसी फॉर वेरिएशंस, अनेकों किस्मों की, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान, इज द बेसिस, जो आधार है, ऑफ इवोल्यूशन, वर्गीकरण का। मैंने बताया ना आपको, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मेनली, मुख्यतः रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रो, जरिए, किसके जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा? एक तो होता है नंबर 1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो होता है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके से करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम बात करेंगे बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो देखिए, इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल है वन पेरेंट, यानी एक पेरेंट का मतलब माता पिता शामिल कर सकते हैं। शामिल करने का मतलब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वन पेरेंट, सिंगल की बात कर रहा है। देयर इज नो फॉर्मेशन, कोई भी निर्माण नहीं होता है या रूप नहीं बनता है। फ्यूजन ऑफ जैमेट्स, जैमेट्स की युग्मक कह सकते हैं, ठीक है। जैमेट्स के फ्यूजन माने विभाजन का। अभी ये लाइन समझ में आगे आ जाएगी। द यंग वंस, जो बच्चे हैं, फॉर्म्ड बनते हैं, आर ऑलमोस्ट लगभग आइडेंटिकल, हूबहू, ईच अदर, एक दूसरे जैसे, यानी उनकी जो संतान है वो हूबहू एक जैसे बनती है। किसमें? असेक्सुअल में, ठीक है। एज वेल एज, के साथ साथ या के समान, टू पेरेंट सेल, मुख्य सेल के। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली ऑक्यूर्स, यानी अलैंगिक जनन, मैं हिंदी बता देता हूं, अलैंगिक जनन जनरली आमतौर पर ऑक्यूर्स माने होता है ड्यूरिंग फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, ड्यूरिंग माने दौरान अनुकूलित पर्यावरण की स्थिति में, यानी जो हमारा पर्यावरण अनुकूलित हो जाता है उस स्थिति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप समझ सकते हैं। अब कैसे? कि जैसे फसल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फसलों में या कह सकते हैं फ्लावर्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो कब होता है? उनके सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। एंड माने और, वेन जब देयर इज एन अबंडेंस ऑफ फूड, जब भोजन की कमी हो जाती है, इट इज फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यह सबसे तेज तरीका है रिप्रोडक्शन का। वनस्पतियों में तो ऐसा ही होता है बेटा। अब आता है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे बेटा एक कोशिकीय जीव में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो उसके अलग अलग फॉर्मेशन है। तो नंबर 1 पर है बेटा बाइनरी फिजन,
बाइनरी फिजन पढ़ते हैं कि सीन मतलब देखा जाता है इन बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में जैसे, यानी जो बाइनरी फिजन है वो ज़्यादातर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम में देखा जाता है। ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिख रहा है इन दीज फर्स्ट सीडोपोडिया विड्रॉन, यानी सीडोपोडिया जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल, जो न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का डिवाइड में बट जाता है, एंड माने और देन मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बढ़ जाता है। जो साइटोप्लाज्म जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, रिजल्टिंग परिणाम होता है इन द फॉर्मेशन बनने का दो डॉटर सेल्स का। कम समझ में आया होगा, मैं एक बार भी बता देता हूँ आपको, ऐसे हिंदी से तो आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ तक बता देते हैं हम आपको सीधा जो मैं बनाया। देखिए, यानी जो बाइनरी फिजन है, पहले तो हम यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी फिजन जो है ज़्यादातर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें देखा जाता है। ठीक है, यानी सीडोपोडिया जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, उनके न्यूक्लियस में, यानी जो पेरेंट सेल होती है जिससे हम नई कह सकते हैं नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, या जो नया पौधा बनेगा या नया जीव बनेगा, यूनिसेलुलर कोई भी हो सकता है, अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके न्यूक्लियस में, यानी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस जो होता है पेरेंट सेल का वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तब साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड कर देता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है अपने आप को डिवाइड कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो डॉटर सेल बनती हैं। तो दो हो गई ना, तो इट ऑक्योर्स, ये होता है हाईली फेवरेबल कंडीशन। मैंने बताया था अभी आपको, फेवरेबल माने अनुकूलित स्थितियों में। द सेल डिवीजन कैन ऑक्योर, यानी सेल का डिवीजन हो सकता है एनी प्लेन, किसी भी समान समतल जगह पर, एज इन केस ऑफ अमीबा में। हाउएवर, जैसे कि फिर भी ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीव है, यानी जीव कौन सा जीव, जैसे लेशमैनिया, जैसे हम जो काला अजर का कारण बनता है, लेशमैनिया ऐसा जीव है जो काला अजर बीमारी है उसका कारण बनता है, विच है विप लाइक फ्लैगला, जिसमें कोड़े के आकार, विप लाइक का मतलब कोड़ा देखा है मूवीज वगैरह में जो मारते हैं किसी पर, तो विप लाइक फ्लैगला होता है एक सिरे पर। और बाइनरी फिजन होता है इन ए डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन, यानी सीधे एक दिशा में चलता है। देखिए आप समझिए, जैसे ये पेरेंट सेल, ठीक है, पेरेंट सेल है, अब इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर रहा है, तो न्यूक्लियस का डिवाइड होना ही क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। या न्यूक्लियस का डिवाइड होना कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। आप देख रहे हो यहाँ करके न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद अगर हम देखें तो कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस, लेकिन प्लांट्स में क्या पाया जाता है बेटा, साइटोप्लाज्म, तो उनका डिवाइड होना कहलाता है साइटोकाइनेसिस। उनका डिवाइड होना क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस। तो लेकिन हम बाइनरी फिजन अमीबा में देख रहे हैं, तो अमीबा में जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे यहाँ पर आकर डिवाइड होना शुरू हुआ और अलग अलग हुआ, दो डॉटर सेल बनेंगे, है ना। तो न्यूक्लियस का डिवाइड होना, डिवीजन होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, और साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब आता है मल्टीपल फिजन। अभी हमने एक डायरेक्शन में देखा, यूनि डायरेक्शन में देखा, अब मल्टीपल फिजन है बहुत सारे डिवीजन हो जाना अलग अलग। ये देखा जाता है बेटा प्लाज्मोडियम में, ठीक है, जो मलेरिया फैलाने का पैरासाइट है, मतलब कीड़ा है, तो ये देखा जाता है प्लाज्मोडियम में। इन दिस, इसमें ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यानी गैर अनुकूलित स्थितियों में, द पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल समझ गए ना, क्योंकि ये असेक्सुअल पढ़ रहे हैं तो वही माता है वही पिता है। तो पेरेंट सेल में डेवलप्स, विकसित होता है थिक रेसिस्टेंट वॉल, एक मोटी, थिक माने मोटी, रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी, ये रक्षा करे ऐसी दीवार, इटसेल्फ फॉर्मिंग ए सिस्ट, जो किसका निर्माण करती है बेटा, सिस्ट का। विद इन द वॉल में के अंदर ही द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स मेनी टाइम्स, जो साइटोप्लाज्म है वो कई बार क्या हो जाता है, डिवाइड, यानी उसके कई सारे हिस्से हो जाते हैं अलग अलग, टू फॉर्म मेनी प्लाज्मोडिया, और क्या बनाता है, अनेक सारे प्लाज्मोडिया बना देता है वो। यानी जो प्लाज्मोडियम है, हम प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मोडियम में उसके अंदर पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा सिस्ट के रूप में एक मोटी परत बन जाती है। उसी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वो कई बार डिवाइड हो जाता है। तो कई बार डिवाइड होने से यानी बहुत सारे जीव बने,
तो यानी जो प्लाज्मोडियम सिंगुलर था उसका क्या हो गया यहाँ पर प्लूरल, यानी बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल, जब स्थिति अनुकूलित होती है, द सिस्ट वॉल ब्रेक आउट, और जो वॉल बनी है सिस्ट की वो टूट जाती है, एंड द प्लाज्मोडियम आर रिलीज, और प्लाज्मोडियम बाहर आ जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे समझा देते हैं। प्लाज्मोडियम आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। देखिए ध्यान से कि देखिए ये वॉल जो आपको दिखाई दे रही है ये सिस्ट वॉल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर सेल है, आपको ये सेल दिखाई दे रही होगी, और सेल के अंदर क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। मैं न्यूक्लियस दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये सेल के अंदर क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे देख रहे होंगे आप, डिवीजन हुआ है, यानी मल्टीपल फिजन हो गया, ठीक है, बहुत सारे बन गए हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेक हो गया है, न्यूक्लियस जो हमारा कई हिस्सों में टूट गया। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, उचित स्थिति आई, तो प्लाज्मोडियम की जो सिस्ट है यानी ऊपरी परत जो है ये वाली, वो टूट गई और बाहर आकर के बहुत सारी डॉटर सेल आ गई, और डॉटर सेल के आते ही हम नई जीव की कह सकते हैं, इस नया जीव हमने प्राप्त कर लिया। तो जो सिस्ट है उसे हम प्रोटेक्टिव वॉल भी कह सकते हैं। अब आता है बेटा बडिंग। तो बडिंग को सीन माने देखा जाता है इन यीस्ट। किसमें देखा जाता है बेटा? यीस्ट में देखा जाता है, जिसे फंगस भी कहते हैं। द पेरेंट यीस्ट सेल, जो पेरेंट यीस्ट सेल है, डेवलप्स विकास करती है एक प्रोट्रसन और एन आउटग्रोथ। आउटग्रोथ मतलब बाहरी विकास का, अपर एंड ऊपरी हिस्से पर। द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल, जो न्यूक्लियस है पेरेंट सेल की, डिवाइड्स में बढ़ जाती है, एंड वन ऑफ देम मूव्स इनटू द आउटर ग्रोथ, और उनमें से कोई एक सेल का हिस्सा बाहर की ओर निकलना शुरू कर देता है, विच ग्रोज, जो विकसित होता है, बिगर, बड़ा, यानी जो बड़ा होता चला जाता है, एंड फाइनली सेपरेट्स, और अंत में वो अलग हो जाता है, किससे? फ्रॉम द पेरेंट सेल, मुख्य सेल से, या कह सकते हैं माता पिता के सेल से, टू लीड, जीने के लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, यानी आत्मनिर्भर अपने अस्तित्व के रूप में। वेरी ऑफन, बहुत अक्सर, इफ द कंडीशन आर हाईली फेवरेबल, यदि स्थितियां बहुत अनुकूलित हो जाए, तो ए चेन ऑफ बड इज फॉर्म, तो एक श्रृंखला बन जाती है बडिंग की। देख लीजिए, श्रृंखला बनना, जैसे इस फेवरेबल कंडीशन में, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से निकल रहा है, लेकिन ये यहाँ पर बता रहा था कि किसी एक हिस्से से आउटग्रोथ होती है, यानी बाहर विकास होना शुरू हो जाता है। तो एक जैसी स्थिति आती है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये अपने आप को इंडिविजुअली बाहर कर लेते हैं और एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म के रूप में जीवन जीना शुरू करते हैं। ये टेंटिकल्स है बेटा, टेंटिकल्स आपको हम बताएं, बेल वगैरह में आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था शायद आपको, इस तरीके से होता है ना, बेल वगैरह में देखा होगा। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमने बेटा यूनिसेलुलर में पढ़ा, अब पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर में। तो पहला है फ्रेगमेंटेशन। तो ये देखा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में विच हैव रिलेटिवली सिंपल बॉडी, जिनकी बिल्कुल साधारण सी बॉडी हो, बनावट हो, जैसे कि स्पायरोगायरा, यानी स्पायरोगायरा हैज ए फ्लामेंटस बॉडी, यानी फ्लामेंटस बॉडी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इट ब्रेक्स इनटू, ये टूट सकता है छोटे छोटे टुकड़ों में, यही फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो ईच फ्रेगमेंट हैज कैपेसिटी, यानी हर फ्रेगमेंट में क्षमता होती है टू फॉर्म, निर्माण करने की, ए न्यू इंडिविजुअल, एक नया अपने आप में जीव बनाने की, सभी में होती है कैपेसिटी। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सभी बहुकोश के जो जीव हैं, कैन नॉट शो, नहीं दर्शा सकते सेल बाय सेल डिवीजन, यानी एक कोशिका के द्वारा दूसरे कोशिका में विभाजन को। जैसे ही सेल्स फ्रॉम टिश्यू, जैसे कोशिका टिश्यू से, विच फ्रॉम फॉर्म ऑर्गन, अंग बनाती है। दोबारा समझिए कि सभी बहुकोशीय जीव सेल बाय सेल के विभाजन को नहीं दर्शा सकते, जैसे कि ऊतकों से यानी टिश्यू से हम अंगों को दर्शाते हैं। समझ गए? दीज ऑर्गन्स आर प्लेस, ये ऑर्गन्स स्थित होते हैं डेफिनेट पोजीशन, निश्चित जगह पर इन द बॉडी, शरीर में। जैसे हमारे शरीर में हर अंग जो सेल से बना है, हर सेल का अलग काम है कि हाथ किस सेल के द्वारा बनना है, उंगलियां किस सेल से बननी है, ये चीजें कह रहा है वो, ठीक है। हैंस आता है दे नीड टू यूज, उन्हें जरूरत होती है मोर कॉम्प्लेक्स मेथड, बहुत अधिक मेथड की, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे स्पायरोगायरा है, ठीक है, इसमें फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो आप क्या देखेंगे कि ये इसका फ्रेगमेंटेशन का फ्लामेंट है, फ्लामेंट ये बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा फ्लामेंट है, ठीक है। अब आप देखेंगे दूसरी स्थिति में, तो यहां से अगर आप देखेंगे जैसे ये बॉल इसमें टूट गई, अब क्या हुआ, रीजनरेशन फ्रेगमेंट ऑफ स्पायरोगायरा, यानी यहाँ पर जो बॉल है, आप चित्र से समझिए, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगी, है ना। जब ये अलग हो जाती है, जैसे स्पेस दिखाई दे रहा होगा, तो
इसी बीच में ये अपने आप को एक नया जनरेट करने लग जाती है, अपने आप को नए रूप में जनरेट करने लग जाती है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा, मल्टी सेलुलर का एक पॉइंट पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, बाकी हमने बड़े फिजर यूनिसेलुलर में पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी आप मेरे अगर जल्दी जल्दी बोला हो तो आप इसे रोक रोक कर आराम से इसकी स्पीड स्लो करके आराम से देख सकते हैं। बस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा टारगेट बना लीजिए कि इस चैनल को हमें 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करने, प्रमोट करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।